जरा एक पल के लिए सोचिए, आपका बच्चा 10 साल तक स्कूल जाए, रोज यूनिफॉर्म पहने, होमवर्क करे, परीक्षा दे, लेकिन 10 साल बाद भी दूसरी क्लास की किताब ठीक से ना पढ़ पाए। क्या आप कहेंगे कि गलती बच्चे की है या उस शिक्षा व्यवस्था की जिसने करोड़ों बच्चों को सिर्फ स्कूल तो भेजा लेकिन पढ़ाना ही भूल गई? आज की कहानी सिर्फ शिक्षा की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जिसने भारत के भविष्य को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। कहा जाता है कि किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था तय करती है, लेकिन अगर वही व्यवस्था कमजोर पड़ जाए तो उसका असर सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी समाज और पीढ़ी पर पड़ता है। भारत ने पिछले कई दशकों में शिक्षा पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। नई नई शिक्षा नीतियां आई। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे 2001 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था, ताकि प्राथमिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन किया जा सके। वो भी चला। शिक्षा का अधिकार कानून, जो 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया, वो भी बना। और हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। यह 34 साल पुरानी 1986 की नीति को बदलकर लाई गई 21वीं सदी की पहली नई दिशा नीति है, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, लचीला और समग्र बनाना था। वो भी लागू की गई। कागजों पर सब कुछ बेहद प्रभावशाली दिखता है, लेकिन जब ग्रास रूट लेवल पर नजर डालते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। एसर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 5वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे दूसरी कक्षा की किताब तक ठीक से नहीं पढ़ पाते। कमल। यानी बच्चे स्कूल तो पहुंच रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे। यही भारत की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। असली सवाल यह है कि स्कूल जाने के बाद भी बच्चे सीख क्यों नहीं पा रहे थे। और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था की परत दर परत कहानी समझनी होगी। अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल नेटवर्क है। देश में करीब 14.7 लाख स्कूल, 24 करोड़ छात्र और 1 करोड़ से ज़्यादा शिक्षक हैं। पहली नज़र में ये आंकड़े किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन असली तस्वीर इन आंकड़ों से बिल्कुल अलग है। हमने हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का लक्ष्य यानी स्कूलिंग काफ़ी हद तक पूरा कर लिया, लेकिन जहां असली परीक्षा शुरू होती है वहीं हम पिछड़ गए, और वह है क्वालिटी लर्निंग। यानी बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन क्या वे सच में सीख भी रहे हैं? हमने संख्या यानी क्वांटिटी तो बढ़ा ली, लेकिन गुणवत्ता यानी क्वांटिटी कहीं पीछे छूट गई। जब तक क्लासरूम के अंदर सीखने का स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक इतना विशाल शिक्षा तंत्र सिर्फ एक चमकदार लेकिन खोखला ढांचा बनकर रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकारों ने कोशिश नहीं की। साल 2001 में शुरू हुआ सर्व शिक्षा अभियान भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक ऐतिहासिक कदम था। इसके साथ मिड डे मील योजना भी शुरू हुई, ताकि कोई बच्चा सिर्फ भूख की वजह से स्कूल से दूर ना रहे। धीरे धीरे गांव-गांव तक स्कूल पहुंचे, लाखों नए क्लासरूम बने, मुफ्त किताबें मिली और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हुई। सबसे बड़ा बदलाव बेटियों की पढ़ाई में देखने को मिला। उनका स्कूलों में दाखिला तेजी से बढ़ा और ड्रॉप आउट रेट भी लगातार कम हुआ। यानी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में यह योजना काफी हद तक सफल रही। लेकिन यही एक बहुत बड़ा पेंच फंस गया। हमने स्कूलों की इमारतें बना दी, टॉयलेट बना दिए, बच्चों का एडमिशन भी करा दिया, लेकिन उन क्लासरूम के अंदर बच्चे क्या सीख रहे हैं, इस सबसे अहम सवाल पर उतना ध्यान ही नहीं दिया गया। और यहीं से भारत की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले 35 सालों में सरकारें बदलती रही और हर सरकार अपने साथ एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई। सवाल ये है, क्या इन पॉलिसी ने बच्चों की पढ़ाई बदली? पिछले कई दशकों में हमारी शिक्षा नीति का सफर बदलता रहा। पहले जोर स्कूल बनाने और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने पर था, फिर शिक्षा को अधिकार बनाया गया।
अब नई नीति कहती है कि सिर्फ स्कूल जाना काफी नहीं, असली मकसद बच्चों को बेहतर सीखने और समझने लायक बनाना है। देखिए भैया, आज हमारे स्कूल में बच्चों को समझने से ज्यादा रटाया जा रहा है। हालत ऐसी है कि 9वीं कक्षा के सिर्फ 37% बच्चे ही अपने स्तर का गणित हल कर पाते हैं। पढ़ाई का मकसद समझ बनाना होना चाहिए, सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं। आज हमारे देश में शिक्षा भी दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई देती है। एक तरफ गांव के सरकारी स्कूल है जहां शिक्षक और सुविधाओं की कमी है। दूसरी तरफ शहरों के प्राइवेट स्कूल है जहां हर सुविधा मौजूद है। ऐसे में बच्चे की किस्मत उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसके परिवार की आर्थिक हालत तय करने लगती है। देखिए भैया, फर्क सिर्फ किताबों का नहीं, पढ़ाने के तरीके का भी है। हमारे यहाँ जोर रटने और बोर्ड परीक्षा पर रहता है, जबकि दूसरे देशों में बच्चों को सवाल पूछना, समझना और खुद समाधान ढूंढना सिखाया जाता है। यही सोच आगे चलकर उनकी असली ताकत बनती है। अब सरकार कह रही है कि पुरानी 10+2 वाली व्यवस्था बदलकर नई शुरुआत होगी। 5-3-3-4 का मॉडल आएगा, जहां बच्चों को शुरू से समझ, हुनर और अपनी पसंद के विषय चुनने की आज़ादी मिलेगी। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये बदलाव जमीन पर भी उतरेगा? कागजों पर तो नई नीति बड़ी शानदार दिखती है, लेकिन जमीन की सच्चाई कुछ और है। आज भी लाखों स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई जगह विज्ञान की लैब तक नहीं है। जब बुनियादी सुविधाएं अधूरी हो तो एआई कोडिंग और नई पढ़ाई की बातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़ी कक्षाओं में पहुँचते हैं, वैसे वैसे कई पढ़ाई छोड़ देते हैं, और जिनके हाथ में स्मार्टफोन है उनमें भी ज़्यादातर इसका इस्तेमाल पढ़ाई के बजाय सोशल मीडिया में होता है। सिर्फ मोबाइल देने से शिक्षा नहीं सुधरती, सही दिशा देना भी जरूरी है। अब एक नया सुझाव सामने आया है कि छोटे छोटे स्कूलों को मिलाकर बड़े इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए जाए। इससे बच्चों की अच्छी लैब, खेल का मैदान और बेहतर शिक्षक मिल सकते हैं। लेकिन ये योजना तभी सफल होगी जब हर गांव के बच्चे तक इसकी पहुंच आसान और बराबरी की हो। हम सोचते हैं कि इस मास्टर जी का पूरा समय बच्चों को पढ़ाने में जाता होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। उसका ज्यादातर वक्त कागजी काम, चुनाव ड्यूटी, जनगणना और सरकारी रिपोर्टों में निकाल लिया जाता है। जब शिक्षक ही क्लास में कम रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे सुधरेगी? बदलाव की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन रास्ता अभी आसान नहीं है। नई किताबें, नए नियम और नई परीक्षा व्यवस्था लाने से पहले शिक्षकों की सही ट्रेनिंग और स्कूलों की तैयारी जरूरी है, वरना अच्छी नीति भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी, बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर ये सारे बदलाव सही तरीके से लागू हुए तो आने वाले भारत बिल्कुल अलग होगा। बच्चे सिर्फ किताबें रटने वाले नहीं, बल्कि नई सोच रखने वाले, तकनीक समझने वाले और अपने हुनर से दुनिया में नाम कमाने वाले बनेंगे। यही शिक्षा विकसित भारत 2047 की असली नींव बन सकती है। आखिर में बात सिर्फ नई नीति बनाने की नहीं, उसे सही समझने से, उसे सही तरीके से लागू करने की है। जब तक शिक्षक को पढ़ाने की आज़ादी, स्कूलों को जरूरी संसाधन और बच्चों को बेहतर माहौल नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी ब्लूप्रिंट अधूरा ही रहेगा। भारत का भविष्य अब हमारे अमल पर निर्भर करता है।